बच्चों एक बार रिप्लाई करिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलिए, ओके। तो हम लोगों ने जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि एक 5 मिनट का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, है ना? तो मैं आप लोगों को 2 स्लाइड्स पे क्वेश्चन दे रहा हूं। एक स्लाइड के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 2.5 मिनट का, क्लियर है? और उसके बाद में स्लाइड चेंज कर दूंगा। मैं पुरानी स्लाइड फिर नहीं बताऊंगा, सिर्फ डिस्कशन करूंगा तभी बताऊंगा। तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, पहली स्लाइड आपका टेस्ट स्टार्ट होता है अब। राइट द नेम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नोट नहीं भी करते हैं तो भी आपको अगर टाइम हो तो कर लेना, पहले आंसर्स लिख लो और बाद में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इस स्लाइड्स के लिए आधा मिनट और बचा है बस। चलिए, तो नाउ सेकंड स्लाइड पे मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन यहां पर हैं। चलिए बच्चों, टाइम पूरा होने वाला है। ओके, स्टॉप।
देखिए 10 मार्क्स का टेस्ट था, हम इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा था राइट द नेम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो आपको नेम भी लिखना था। तो इस रिएक्शन का जो नेम दैट इज इट इज ए उल्मान रिएक्शन। अगर सब लोगों ने ये नाम लिखा है तो नंबर 1 दे देंगे। और उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन का नाम भी आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिखा नीचे लिखा है, दोनों ही कंडीशन में सही है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके बाद में सेकंड रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये आपका अराइल हैलाइड है। ये जो ग्रुप है आपका वो है अराइल हैलाइड, और इधर वाला जो ग्रुप है इसको अगर आप देखेंगे तो ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये बेंजीन के पड़ोस में साइड चेन है, तो ये है अल्काइल हैलाइड। और आपको पता होगा अराइल और अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज द वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इट इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ये तो इस रिएक्शन का नाम हो गया बच्चों। और प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में इन दोनों को इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करवाएंगे। तो ये जो 2 कार्बन है हमारे पास में, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, ये यहां पे अटैच हो जाएगा। तो यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। EtCl Mg ड्राई ईथर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड। तो EtMgCl ये आपका पहला प्रोडक्ट होगा, और फिर ये इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल करके एक तो बन जाएगा ETH, और दूसरा इसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में, यहां आएगा नेगेटिव और यहां पे आ जाएगा MgCl पॉजिटिव। इस रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं जेरी-विटिनॉफ रिएक्शन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड। तो 2 नाम है और एक प्रोडक्ट है, तो 3 मार्क्स का टेस्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद में आते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पर भी रिएक्शन का नाम तो जेरी-विटिनॉफ ही है, और ये क्या करेगा, CH3 माइनस MgBr+, ये जाकर के एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो टोटल हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है, 4, और ये एक्सेस में लिया है। इसका मतलब वी आर हैविंग क्या पूछा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर ऑब्टेन। तो यू हैव टू कंसीडर दिस एज ए 1 मोल। इसको 1 मोल में बच्चों कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्सेस है। तो यहां पर हमको मिलेगा 4 मोल CH4, क्योंकि इसमें CH4 का फॉर्मेशन होगा, और 4 मोल CH4 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 90 के आसपास, 89.6 लीटर। देख लेना एक बार, आई थिंक यही आएगा। ओके, 90.8 आ रहा है क्या, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे ना, 89.6। चलिए अब आप देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 हैं। मार्किंग आपको बता दिए मैंने, जल्दी से आप अपने मार्क्स डिस्प्ले करिए। ठीक है संस्कार, गुड, सभी अपने मार्क्स जल्दी जल्दी बताइए। ओके, नहीं 6 to 7 कैसे हो सकता है, या तो 6 होगा या 7 होगा। गुड, प्रिंस बहुत कम है बेटा। अजय यू हैव टू इंप्रूव। ओके, बाकी लोग जल्दी डिस्प्ले करिए, जितने स्टूडेंट है उतने मार्क्स दिखने चाहिए मुझे, यहां पर हर एक का नाम दिखना चाहिए मुझे। सभी ने टेस्ट दिया है तो सभी के मार्क्स चाहिए मुझे। ओके, चलिए बच्चों, तो एक बात तो मैं बोल सकता हूं कि आप चालू करो, आप सभी का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से ऊपर ही है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50% या उससे ज्यादा है
तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज अगर हम 50% पे तो इंप्रूव करते करते हम उसको ऑब्वियस है कि हमारी जो रिक्वायर्ड रेंज है उसमें लेके आ जाएंगे। जिनके 50% से कम है उनको जरा सोचने की जरूरत है कि हमें रिएक्शंस याद क्यों नहीं है। इस तरह से हम लोग रिएक्शंस को याद करेंगे, क्योंकि हर बार हम जब पिछली रिएक्शन पे क्वेश्चन करेंगे तो वो रिकॉल होगी हमको। भाई एक तो आप घर पे पढ़ते हो, दूसरा कि हम आपको यहां पर करवा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि हर क्लास में आपको 3-4 रिएक्शंस 5 रिएक्शंस याद करवा दूं, तो उससे आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और जिनको याद नहीं है प्लीज वापिस से जो है आप इन रिएक्शंस को देखिएगा और इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की थी, शायद आई थिंक सभी को पता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते हो? लास्ट क्लास में हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पे बात की थी क्या बच्चों? हाँ, और मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड की जितनी भी रिएक्शन से सब समझा दिया था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम उसके थोड़े से एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस, कंप्लीट द इलेक्ट्रोलिसिस एंड राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके इनके प्रोडक्ट लिखिए। दीज आर इलेक्ट्रोलिसिस। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी भी सिस्टम वालों को आप में से कुछ स्टूडेंट को रिमूव करना पड़ रहा है। प्लीज आप समझिए, आपका फॉर्म और नाम प्रॉपर तरीके से लॉगिन करें बच्चों, है ना? आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा लेक्चर और वो भी परेशान नहीं होंगे। प्लीज फॉलो द रूल्स। चलिए जल्दी से तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करिए। इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं अपन, पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रोलिसिस का। तीनों क्वेश्चन हो जाए तो डन करके लिखिएगा। लेट ज्वाइन करने वाले टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट देना है तो बिल्कुल डॉट टाइम पे आना पड़ेगा। चलिए हो गया बच्चों। बेटा इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है इंटरनेट इशू का यार, क्योंकि ये तो हर एरिया का अलग अलग है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो फिर आप लोग जो है उसका वीडियो देख करके उसको क्लियर करना बच्चों। यस, तो अपन यहां पर आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको पता है कि आरसीओ की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो एनोड पे, एट एनोड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट आर रेडिकल प्लस CO2, देन आर रेडिकल कंबाइंड विद अनदर आर रेडिकल टू फॉर्म RR। एक और मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं। और वहीं पर अगर हम कैथोड की बात करेंगे, देन कैथोड पे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ H2। तो एनोड पे हमको क्या मिल रहे हैं, RR इज द प्रोडक्ट, और कैथोड पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो H2 है। ठीक है क्या बच्चों? अब RR मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा R है 2 कार्बन का, दिस इज R। तो RR का मतलब यह हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH2 एंड CH2 CH3। आई थिंक सभी बच्चे सही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए इट्स ओके। सेकंड वाले में आते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों। सेकंड वाले में क्या होगा, यहां से इसको हम तोड़ देंगे, ये हमारा R है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा ये प्रोडक्ट, 2 R को लेकर के जोड़ देंगे, प्लस CO2 मिलेगी, प्लस कैथोड पे H2 मिलेगा। ठीक है, तीसरे वाले पे आते हैं।
यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों को हम तोड़ देंगे, दोनों को तोड़ने से यहां पर हमारे पास में दो रेडिकल बन जाएंगे। अब ये दो रेडिकल आपस में क्या करेंगे, देन दे विल कंबाइन टू फॉर्म ए बॉन्ड, तो दैट इज दी CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहां जो रिएक्शन होगी दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर, एक ही उसमें दो रेडिकल बन रहे तो इंट्रामोलिकुलर होगा। अल्कीन भी बनेगा ना सर? बेटा अल्कीन बनेगा, लेकिन हमने क्या बोला था कि माइनर में बनेगा, डिसप्रपोर्शनेशन इज पॉसिबल। तो अगर मेरे से क्वेश्चन पूछते कि ऑल दी पॉसिबल प्रोडक्ट लिखिए तो मैं सब लिख देता, लेकिन मेरे से तो पूछा है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रोडक्ट है वो लिखना है मुझे। बताइए, कंफर्टेबल है? कोई समस्या यहां तक? चलिए, अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तीनों आप लोगों ने आंसर भी साथ साथ में नोट करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट उस पे आते हैं। चलिए जल्दी से इनको कंप्लीट करिए। आज हमको मेनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बच्चों, क्योंकि हमने कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है आज हमको। डू इट फास्ट। चलिए हो गया बच्चों, देख ले इसको। क्या करेंगे यहां पर, इसको यहां से इसको यहां से ब्रेक करेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन पे क्या बन रहा है, रेडिकल। दिस विल कन्वर्टेड टू, तो आप देखेंगे अगर मैं पिछली स्लाइड पे आपको बताऊं तो यहां पर मैंने क्या बनाया, अल्कीन। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहां पे, अगर मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं एडजेसेंट कार्बन पर तो अल्कीन मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं एडजेसेंट कार्बन पे तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है बच्चों, अल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन। चलिए, दिस इज सोडियम फ्यूमरेट, ये हम आते हैं। अब ये फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है। एक मिनट, दिस इज नॉट फ्यूमरेट, दिस इज सोडियम मैलेट, मैलिक एसिड का सॉल्ट है, एंड दिस इज सोडियम फ्यूमरेट। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है, मैलिक एसिड सिस होता है एंड फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है। ठीक है बच्चों, तो सिस और ट्रांस का डिफरेंस होता है। यहां पर भी क्या करेंगे, हम इनको ब्रेक करके दोनों जगह रेडिकल बनाएंगे। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड CH, यहां रेडिकल कंबाइंड होकर के इट विल अगेन प्रोड्यूस दी एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होगा यहां। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन में कंफर्टेबल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस के पांचों क्वेश्चन में कंफर्टेबल है सब बच्चे? यस, ओके। नेक्स्ट कंप्लीट करो इसको। यहां पर मैंने कुछ पूछा बच्चों, प्रोडक्ट पे तो जाना ही है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड, या टोटल गैसेस जो मिलेगी हमको उनका रेशियो चाहिए। अगर दो मिल रही तो दो का रेशियो, तीन मिल रही तो तीन का रेशियो, एक मिल रही तो एक का रेशियो। तो रेशियो ऑफ दी गैसेस ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड। ओके,
गैस का नाम भी लिखोगे तो बेटर रहेगा बच्चों। जैसे आप लोग रेशियो लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि क्या है। हाँ, इससे क्या होगा ये भी पता चल जाएगा कि आप प्रोडक्ट निकालने में गलती तो नहीं कर रहे हैं। तनिषा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, गैस क्या बन रही है। दिस इज नॉट गैस, जो आपने लिखी वो गैसेस फॉर्म में नहीं होता है, सॉलिड है वो, और वो बनता भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेक इट फास्ट। रेशियो इज 14। अंशिता, 1:4 होगा बेटा, 14 कैसे हो सकता है। हाँ, चलिए इधर देखिए, आपको पता होगा कि यहां पर जब मैं एनोड की बात करूंगा बच्चों, तो एनोड पे HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, आफ्टर ऑक्सीडेशन इट बिकम्स HC डबल बॉन्ड O रेडिकल, आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इट विल फॉर्म H2 प्लस CO2। अब आपको मैं बता दूं, बैलेंस करने के हिसाब से यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ट्वाइस, ट्वाइस एंड इट इज ट्वाइस। लेकिन ये तो एनोड की बात हुई है, आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पर भी रिएक्शन होगी, और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, H2O। अब यहां हम इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो इस पूरी रिएक्शन में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2। 2 मिनट, इसको यहां पर ऐसा लिखने की बजाय हम इसको लिखते हैं यहां पर +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम कंज्यूम करेंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस। इसका मतलब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, और रूल क्या था कि जब भी रेडॉक्स की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बैलेंस्ड। इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, बाकी चीजें के इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, क्योंकि उसके बगैर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन पूरी नहीं होती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एनोड पे आपको क्या मिल गया, H2 और CO2, और यहां पर भी H2। अब 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, और ये 2 मोल है, तो टोटल H2 कितना हो गया, H2 और CO2 का अगर हम रेशियो देखें तो इट इज 1:1। जब मैं आप लोगों के आंसर देख रहा था तो ऑलमोस्ट किसी का भी मुझे 1:1 नहीं दिख रहा था। क्या बोलते हो बच्चों, अभी गलती समझ में आ गई क्या अपने को, क्या गलती कर रहे हैं हम। अच्छा था विक्रम, ओके वेरी गुड देन। नहीं, मैं जब देख रहा था ना उसमें तो निकल गया होगा वो, पर मैक्सिमम लोगों का जो आंसर देखा मैंने उसमें दूसरा दूसरा चल रहा था। तो अभी सबको क्लियर हो गया है क्या कि रेशियो को किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। कैथोड देखना भूल गए, हाँ बेटा, लेकिन अपने को तो इलेक्ट्रोलिसिस में टोटली देखना है कि क्वेश्चन में यही दिया है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड, तो जो भी गैसेस मिल रही है उनकी बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले का पहले देखिए, यहां से आप इसको तोड़ देंगे। अब यहां पर एक छोटी सी बच्चों नई कहानी है, क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे 2 रेडिकल बनेंगे। अब नियम से अपन क्या बोलते हैं कि 2 रेडिकल अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड। क्या बोलते हो, इनमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सोचना चाहिए हमको। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहां जो लोन पेयर वाला, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा या अनहाइब्रिड होगा। इसमें जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा या अनहाइब्रिड होगा। जनरली एक छोटा सा डिफरेंस समझिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मेरे पास ये होता, आई थिंक इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन को देखोगे तो दोनों में आई थिंक कोई डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 पाई एंड 2 सिग्मा बॉन्ड। बेटा ये आप क्यों डिसाइड कर रहे हो, ये तो मैं बताऊंगा ना अभी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं तो आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दो बस। अभी से आप ये डिसाइड मत करो कि
कहां क्या दिक्कत है, वही तो बताने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आया हूं। ये जो मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के एक ऑड इलेक्ट्रॉन और दो मेरे पास में सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। इसमें भी वही है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, दो तरफ सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक डिफरेंस है यहां पे, ये हाइब्रिड में है और ये अनहाइब्रिड में है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि इसके पास में जिस पाई बॉन्ड के अक्रॉस हम बात कर रहे हैं जो बना हुआ है, उसके परपेंडिकुलर भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन यहां पर जो रिंग के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो पाई बॉन्ड बना रहा है, और ऐसा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इधर जो मेरे पास में बॉन्ड एंगल कम हुआ है, ये उसको एक लोब को छोटा और एक को बड़ा कर देगा। अगर एक लोब छोटा और एक बड़ा होगा तो ये हाइब्रिड बन जाता है, ये अनहाइब्रिड नहीं होता है। और अगर ये अनहाइब्रिड नहीं है तो ये दोनों ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप होकर के एक नया पाई बॉन्ड बनाएंगे। दिस न्यू पाई बॉन्ड इज बिटवीन sp2 sp2। ये sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में है नया पाई बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। अगर मेरे पास में इस नए पाई बॉन्ड की हम बात करें तो अभी तक आपने देखा होगा कि पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड से बनता है। दिस इज एन एक्सेप्शन वेयर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ये और ये। पर आप जानते हो कि कोई भी जो पाई बॉन्ड होता है उसकी ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल ने क्या होना चाहिए? ऐसे आना चाहिए, पैरेलल। आपको पता है बॉन्डिंग के पहले ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, एट द एंगल ऑफ 120। अब अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? दोनों को खींच के लाओगे पैरेलल और बॉन्ड बनाओगे। तो ये जो ओवरलैपिंग है, दिस ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म दिस न्यू पाई बॉन्ड इज वेरी वीक। इसलिए जो बेंजाइन मैंने लिखा ना बच्चों, दिस बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको इंटरमीडिएट में कुछ नाम और बताए थे, कैटायन, एनायन, रेडिकल के अलावा मैंने 3 नाम और बताए थे, बेंजाइन, कार्बिन और नाइट्रिन। मैंने बोला था बीच बीच में जब वो आएंगे तब उनकी बातें कर लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं है वो। तो ये जो बेंजाइन है, अब आपने देखा बेंजाइन इंटरमीडिएट, इसका मतलब समझते हो क्या? इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो टू बेंजाइन दे विल अंडरगो एडिशन। दोनों बेंजाइन एडिशन शो करेंगे और ऐड होकर के दे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस। अब कोई बोलेगा सर मैं 2 रेडिकल को लेकर के ऐसा भी तो जोड़ सकता था। हाँ, प्रोडक्ट तो ये बन जाता। पर अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बीच में क्या बन रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर बेंजाइन का फॉर्मेशन भी होता है। क्या ये बात समझ में आई है आपको? बेंजाइन में एक स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। बेंजाइन में जो नया पाई बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय, लिखिए फटाफट लिखिए, इन बेंजाइन न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जो बेंजाइन है ना बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या जवाब दोगे? वेदर इट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके दो। ओके अब देखिए, मैक्सिमम लोगों ने यहां पर गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी? सुन लीजिए। ये जो आपकी बेंजीन की रिंग है,
इसमें डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? डीलोकलाइजेशन इनका हो रहा है। ये जो ऑर्बिटल्स है ना परपेंडिकुलर, अब ये जो नया पाई बॉन्ड है ये इसके परपेंडिकुलर है या इसके प्लेन में है? जो न्यू पाई बॉन्ड बना है वो परपेंडिकुलर है या प्लेन में है? इट इज इन द प्लेन। और अगर वो प्लेन में है तो अभी बताओ जो डीलोकलाइज हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं? 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड के। उसका तो डीलोकलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। अब अगर मान लो आपके पास में 3 ही पाई बॉन्ड है जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये तो एरोमेटिक का केस हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर? इज इट ओके? तो बेंजाइन हम कहीं कहीं पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में बात करेंगे, एंड दैट विल बी एन इंटरमीडिएट, और उसमें एक नया पाई बॉन्ड होता है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है, इट इज sp2। फिर बोल रहा हूं मैं, दिस इज नॉट sp, इट इज sp2। इधर देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। इसमें दिस इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 सिग्मा और एक ये, तीनों मिलके sp2। तो ये sp2 की साइडवाइज ओवरलैपिंग है, sp नहीं होता है। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दिस इज एरोमेटिक इंटरमीडिएट। ध्यान रखना इस चीज का, एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक इंटरमीडिएट में अंतर है बच्चों। तो ये एरोमेटिक नेचर का लेकिन इंटरमीडिएट है। इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, दिस अंडरगोज एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन, ये अल्कीन के जैसा एडिशन शो करता है। क्यों? क्योंकि दैट डबल बॉन्ड इज हाईली स्ट्रेनस। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है वो। इज इट ओके? तो ये आप अपनी उसमें इंफॉर्मेशन में ऐड कर लीजिए, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलिए अब इसके बाद में हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। बेटा साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल नहीं है, वो साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेम रिएक्शन को एक कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको डेली पूरी कॉपी पढ़ने की आदत डालना है, मतलब कॉपी ही पढ़ना है तो अपने को सभी उसमें से पढ़ना है, ओनली नेम रिएक्शन नहीं। तो आप अलग से कॉपी बनाने की बजाय अपना टारगेट रखो कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे ध्यान दे सकते हो। चलिए क्या बोलते हो बच्चों? अब ये जो 8th वाला क्वेश्चन है, इसका आपको प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट हियर? आइसोब्यूटेन एंड अल्कीन। देखो जनरली क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि हमने साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बनाए थे, हमने साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बनाए थे, मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आर आर। इज इट ओके? फिर हमने क्या बोला था कि यार हमारे पास में कुछ और साइड प्रोडक्ट है। अब साइड प्रोडक्ट में हमने 2 रिएक्शन की बातें की थी, एक ईस्टर का फॉर्मेशन और एक डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या आपको याद आ रहा है? सबसे ज्यादा परसेंटेज में है आर रेडिकल का आर रेडिकल से कॉम्बिनेशन, उसके बाद आता है आर रेडिकल का आर सीओ रेडिकल से कॉम्बिनेशन, उसके बाद आता है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये परसेंटेज में भी इसी ऑर्डर में चलेंगे। अब बताइए यहां पर क्योंकि ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में आर आर का फॉर्मेशन तो संभव ही नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल विद 3 डिग्री रेडिकल कैन नॉट अंडरगो कॉम्बिनेशन। तो अब आप बताओ, अगर मान लो आर आर यहां पर नहीं बन रहा तो सेकंड ऑप्शन किसको देना चाहिए था?
डिसप्रपोर्शनेशन को देना चाहिए, ईस्टर को देना चाहिए? हाँ, अभी तो मैंने बोला परसेंटेज वाइज पहला परसेंटेज किसका है? आरआर। सेकंड किसका है? ईस्टर। तीसरा क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन। यहां पर आरआर हट गया क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सेकंड क्या बचा मेरे पास? ईस्टर। तो जब भी ध्यान रखना यहां पे 3 डिग्री स्ट्रक्चर हो, देन एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? योर मेजर प्रोडक्ट विल बी ईस्टर। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। एंड माइनर प्रोडक्ट में आप 100% ये भी लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज नाउ माइनर एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्या आपको यह बात क्लियरली समझ में आ गई है बच्चों? 3 डिग्री के केस में एक्सेप्शन क्या है? 3 डिग्री के केस में हमें आर आर नहीं मिलता है मेजर में। मेजर में हमको मिलता है ईस्टर एंड माइनर में हमको मिलता है डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट। चलिए 9th वाले में आते हैं। 9th वाले में क्या होगा? यहां से हमने इसको ब्रेक किया, यहां से हमने इसको ब्रेक किया। अब एक ही उस पे 2 रेडिकल हैं हमारे पास, तो दीज 2 रेडिकल में कंबाइन टू फॉर्म दी बाइसाइक्लो। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने बाइसाइक्लो बनाया भी है। क्या बोलते हो? इज इट ओके? तो आई थिंक इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी हमसे पूछ लिया जाए मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसका मेजर प्रोडक्ट क्या सोचते हैं बच्चों? क्या मार्क करेंगे मेजर प्रोडक्ट? ट्रांस एंड सिस। बाइसाइक्लो कहां से आएगा भाई? इसमें रिंग भी नहीं बन सकती। 2 एडजेसेंट कार्बन पर अगर रेडिकल बन रहा है, 2 एडजेसेंट कार्बन पर अगर रेडिकल बन रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे यार? सोचिए, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ईयर? यहाँ का इंटरमीडिएट ये होगा। अब इस इंटरमीडिएट को लेकर के आप क्या करोगे? रिंग थोड़ी ना बनाओगे आप, तो उसमें एडजेसेंट है तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। और पाई बॉन्ड बनाएंगे अगर मान लो, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक है पाई बॉन्ड के बाद में ट्रांस बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है पाई बॉन्ड के बाद में सिस बन जाए। पर क्योंकि मेजर की बात होगी, तो मेजर तो इसको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज में तो ये बनेगा। अच्छा, इसको ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। यहां पर मैंने H लिख दिया है। हाँ, तो भी हम उसको बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, मतलब उसको सॉल्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये मैं करेक्ट कर देता हूं अभी। ठीक है बच्चों? हाँ, सॉल्ट 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 लेना पड़ेगा, है ना? ओके, तो आई थिंक कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले उस पे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अगर मुझे टोल्यूइन ऑब्टेन करना है, क्वेश्चन है टू ऑब्टेन टोल्यूइन फ्रॉम ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, टू ऑब्टेन टोल्यूइन, क्वेश्चन लिखना आप, फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, then how many isomers are possible? How many isomers are possible which can give this as a product? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से मेरे को टोल्यूइन बनाना है, तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर हैं जिनका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मुझे ये मिलेगा? हाउ मेनी सच आइसोमर्स आर पॉसिबल which can give toluene as a major product, जो कि मेजर प्रोडक्ट टोल्यूइन हमको दे सकता है।
दिस इज ए इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सोचिए और मुझे फटाफट इसका आंसर दीजिए। हर्ष, मेजर और माइनर में तो ऐसा है बेटा, सीसो ट्रांस वाले में आप जानते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ट्रांस ज्यादा बनेगा। हाउ मेनी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैन गिव टोल्यूइन एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस? एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड एंड इट इज ए इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको ये तो क्लियर है कि इसका जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी एन इंटीजर। कितना होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बोलूंगा कि 10 से कम होगा 10 से ज्यादा होगा। ओके अर्चित, एक बार ही लिखो बेटा, वो तो देख लेता हूं मैं। बाकी लोग मेक इट फास्ट। नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बताऊंगा बेटा बोर्ड पे, तो मैं, आप ट्राई करिए जो भी आपका आंसर आ रहा है। भाई आप जानते हैं एक्चुअल में, एक बात बताओ, जब हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे आर और आर डैश बनाना है, जैसे हम लोग वुड्स रिएक्शन में बात करते हैं ना कि यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज पुअर। अगर आपको वुड्स रिएक्शन याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि आर और आर डैश अगर हमको बनाना तो एक हम लेते हैं आर एक्स और एक लेते हैं आर डैश एक्स। याद आ रहा है क्या? देन वी कैन गेट आर आर डैश। ये मैं वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे को अनसिमेट्रिकल कोई स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने, अच्छा मैंने आइसोमर वर्ड यूज किया, मुझे उसके लिए कंपाउंड बोलना था। ये अगर मान लीजिए मैं दो स्ट्रक्चर लेता हूं, अब आप बताइए इन दोनों से मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? व्हाट आर दी पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस? इससे क्या क्या मिलेंगे मुझे? एक इथेन मिल जाएगा, एक बाइफिनाइल मिल जाएगा और एक मिक्सचर भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो यहां पर एक तो मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं प्लस एक में ये ऑब्टेन कर सकता हूं प्लस एक में ये ऑब्टेन कर सकता हूं। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मेरे पास में दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनसे मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं, वो है एक मिथाइल और एक जो है वो मतलब इथेनोइक एसिड और एक बेंजोइक एसिड। तो फ्रॉम टू स्ट्रक्चर वी कैन ऑब्टेन दिस बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो टू गेट दिस एज ए प्रोडक्ट मैं ये दो ले सकता हूं और इनसे मुझे ये प्रोडक्ट 3 मिलेंगे। तो मिक्सचर्स में भी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की हम लोग बात कर सकते हैं जैसे वुड्स की बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो देयर आर टू स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड हियर, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे यहां पे कॉम्बिनेशन बनाना था, अब आपको पता बेंजीन की रिंग को तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, तो दो हमारे पास में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो है इथेनोइक एसिड और एक बेंजोइक एसिड।
to get toluene, we can have these two carboxylic acid. When they undergo Kolbe's electrolysis, we get this as a product, this and this as a product. तो हमारे पास में toluene का formation possible है by using two acid, benzoic acid and ethanoic acid as a mixture. Okay? मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा? मेजर की बात नहीं है, ये हमें ऑब्टेन करना है तो कितने कॉम्बिनेशंस लेना होंगे. ओके, चलिए अब इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे. अगली रिएक्शन है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, preparation of alkane from decarboxylation of carboxylic acid. heading लिखेंगे from decarboxylation of carboxylic acid, from decarboxylation of carboxylic acid, preparation of alkane from decarboxylation of carboxylic acid. देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट डू यू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का सीधा सा मतलब होता है CO2 लिबरेट करना, CO2 रिमूव करना. तो लिखें डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूविंग CO2 फ्रॉम द मॉलिक्यूल. डीकार्बोक्सिलेशन, डी जहां भी लगाते हैं हम लोग मतलब रिमूव करना. डी हैलोजिनेशन मतलब रिमूव करना. डीहाइड्रेशन पानी रिमूव करना. डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिमूव करना. तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव करना, फर्स्ट पॉइंट. अब डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेता हूं तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा. तो लिखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन इज कैरीड आउट, डीकार्बोक्सिलेशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. तो सोडा लाइम की मदद से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे बाय soda lime. Soda lime, basically soda is NaOH and lime is calcium oxide. Soda lime, soda means NaOH and lime is calcium oxide. अब एक स्टेटमेंट लिखिए when carboxylic acids are heated, when carboxylic acids are heated, carboxylic acids are heated in the presence of soda lime, in the presence of soda lime, it undergoes decarboxylation. It undergoes decarboxylation forming alkane. इसकी रिएक्शन क्या है बच्चों? इधर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडा लाइम. इसको जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RH प्लस Na2CO3. कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से हीट करने पर RH प्लस Na2CO3. दिस इज द रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में अगर हम मैकेनिज्म वाइज बात करें तो सबसे पहले बताइए कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मिक्स्ड विथ NaOH क्या होना चाहिए? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. यहां से सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हो रही बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH. अब ये जो सॉल्ट है इसको जब हम लोग हीट करते हैं दिस अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ R माइनस प्लस CO2. दिस स्टेप इज नोन एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. एंड दिस कार्ब एनायन इज इंटरमीडिएट. तो डीकार्बोक्सिलेशन का इंटरमीडिएट क्या होता है?
कार्ब एनायन इज द इंटरमीडिएट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और आरडीएस क्या है? कार्ब एनायन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास CO2 है बच्चों, ये CO2 किससे कंबाइंड होगी? NaOH के साथ में कंबाइंड होगी, एंड इट विल प्रोड्यूस NaHCO3। और ये जो R माइनस है, दिस R माइनस फ्रॉम NaHCO3, आपको पता होगा NaCO3 में एक एसिडिक हाइड्रोजन है, R माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो ये यहां से क्या करेगा? यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, एंड फाइनली इट प्रोड्यूसेस RH, और this will get converted to Na2CO3. This is the mechanism of decarboxylation. तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, इधर ध्यान दो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में हीट करेंगे तो RH का फॉर्मेशन होगा, दैट इज अल्केन का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन इज नोन एज द डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की पहले ये रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसको हीट करने पर इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब ये टूटता है, ब्रेक होता है R माइनस और CO2 में, और दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड बिकॉज ए गैसियस प्रोडक्ट, यहां पे हमको CO2 निकलते दिख रहा है। जब भी किसी रिएक्शन में कोई इस टाइप का प्रोडक्ट मिलता है जो गैसियस फॉर्म में या स्टेबल फॉर्म में है, तो दैट इज ऑलवेज फेवर इन दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में जाना पसंद करती है। अब ये जो CO2 है, क्योंकि NaOH का मीडियम है, तो दैट NaOH विल कंबाइन विद CO2 टू फॉर्म NaCO3, और R माइनस को जो H लेना है वो NaCO3 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, उससे लेकर के RH और Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ R माइनस है ना, या RNA पॉजिटिव लिख सकते हैं अपन, तो वो Na पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच गए बैलेंस करने के लिए। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इज इट ओके or any problem in this process? बेटा रेडिकल है ही नहीं यहां पर, ये तो नेगेटिव है, यहां पे होमोलिटिकली थोड़ी हो रहा है, यहां पे हेट्रोलिटिकली बॉन्ड टूट रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, और R और कार्बन का बॉन्ड R के तरफ टूट रहा है, मतलब R दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। ठीक है प्रिंस, तो देयर इज नो रेडिकल। चलिए, अब अगर मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि अच्छा भैया बताओ व्हाट आर द प्रोडक्ट, तो अपन यहां पे थोड़े से पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में जो चीजें कंपेयर करने की वो देखेंगे। तो चलिए पहले तो मैं आपको दे देता हूं रिएक्शंस। मान लीजिए मैंने आपको दिया, हालांकि प्रोडक्ट लिखना बहुत सिंपल है इसमें, पर फिर भी कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है, तो वो कौन सी बातें हमें ध्यान देना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करिए पहले आप। यस, हो गया बच्चों? चलिए, तो जहां तक अपने ने अभी रिएक्शन को समझा है, आई थिंक प्रोडक्ट में तो जो भी R होता है उसके वहां पर H लगाना है अपने को। तो अब मुझे बताइए यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास में R ये है, बस CO2 हटा करके H लगाना है, तो जो COH ग्रुप है उसको रिमूव कर दो और उसकी जगह पर H लगा दो। क्या बोलते हो? आर यू कंफर्टेबल हियर, या कोई दिक्कत है? अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा बच्चों, इसमें देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट लिखूंगा मैं,
that product is this and that to be a pair of enantiomer D plus L. अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह बात है, क्या ये आपको समझ में आया क्या? जो सेकंड क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि ये आपको समझ में आया कि यहां पर क्या हो रहा है? हाँ, इधर देखिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ध्यान देना, NaOH NaCO3 बनाता है CO2 के साथ। अगर मैं NaOD लूंगा तो यहां पर NaDCO3 बनेगा, और अगर यहां D होगा बच्चों तो वही R के साथ में कंबाइंड होगा, इसलिए मैंने जहां से CO2 निकाली वहां पर D लगाया। भाई मैकेनिज्म लिखा हुआ है ऊपर, आप ढंग से देखो। H कहां से आता है? H आता है, H कहां से आता है? तो H आता है NaSCO3 से, और NaCO3 कहां से बनता है? तो CO2 और NaOH से बनता है। अब अगर मैं NaOD दूंगा तो CO2 और NaOD से क्या बनेगा? NaDCO3 बनेगा ना। अगर NaOH होता तो नहीं होता एनेंशियोमर, कैसे होता? अगर मान लो मैं इसमें NaOH करता हूं तो NaOH करने पर क्या बनेगा? चलो उसको भी लिख देता हूं मैं यहां पे, NaOH CO हीट। यहां पर क्या करूंगा? इसको हटाऊंगा और इसको हटा करके क्या लगाऊंगा? H लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर H है। इधर क्या लगाया? D लगाया। अब D जिस कार्बन पे लग रहा है वो कायरल नहीं हो गया बच्चों? और इंटरमीडिएट क्या बनता है? R नेगेटिव। याद करो R नेगेटिव में हमने बोला था अमीन इन्वर्जन होता है, कार्ब एनायन के अंदर अम्ब्रेला फ्लिपिंग होती है, अमीन इन्वर्जन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। पहले इसका जवाब दो मुझे, क्या ये बात समझ में आ रही क्या? इंटरमीडिएट R माइनस जो है तो यहां पर मेरे पास में D दो तरफ से आ सकता है ना, और अगर दो तरफ से D आ सकता है इसका मतलब क्या हुआ? D और L, तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर ऑब्टेन होगा। तो यहां पर मुझे आपको क्या बताना था कि CO2 हटा करके जो H लगाते हैं हम, वो ये उसके साथ वाला H नहीं होता है। CO2 हटा करके वो जो H लगाते हैं ना, वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो नहीं होता है। अरे बात समझ में? वो कहां से आता है? वो जो NaOH है उससे आता है। तो अगर NaOH है तो H आएगा, NaOD है तो D आएगा। इज इट ओके? अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर इतनी रिएक्शन याद ही नहीं होती है। यार बेटा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में सिलेबस नहीं है। मैं तो आपको सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना और याद करना सिखा सकता हूं। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो डेली कॉपी पढ़िए आप लोग, आराम से याद होगा। चलिए, आर यू कंफर्टेबल विद दिस प्रोडक्ट, या किसी को कोई समस्या है? अब एक बच्चे ने पूछा कि CaO क्यों डाला हमने, ये जो ऐड किया है हमने लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं इसको हम, तो क्विक लाइम हमने क्यों ऐड किया इसके अंदर? देखो बच्चों, लॉजिकली क्या होता है, जो NaOH होता है, हालांकि इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। NaOH जो होता है ना, अगर आप उसको एक कंटेनर में रख देते हो तो ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है। इसकी मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, और ये एक कंसेंट्रेटेड NaOH का कोरोसिव सॉल्यूशन बना लेता है। अगर हम CaO उसमें मिला देते हैं तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है या बहुत स्लो रेट से करता है, तो रिएक्शन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब कभी भी आप मिक्सचर बनाते हैं तो ध्यान रखना, इट लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब ऐड करते हैं हम, तो वो भैया रिएक्शन जो हम करवा रही है मोल्टन फॉर्म में हो रही है, तो इट reduces the melting point of the mixture। तो ये दो पर्पज से हम लोग CaO उसके अंदर ऐड करते हैं। बाकी रिएक्शन में CaO कहीं पर भी हमको यूज होते हुए नहीं दिखता है। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछता, अच्छा बताओ इस रिएक्शन की रेट कैसे देखेंगे, तो आप बताएंगे क्या रेट कैसे डिसाइड होती है इस रिएक्शन की? हाउ कैन वी डिसाइड द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? RDS से, बिल्कुल सही जवाब है। अब RDS से रेट निकालोगे तो देखना क्या है हमको?
देखना क्या है, ये तो सही आरडीएस से, पर हम देखें क्या, ये तो बताओ, मैंने कुछ लिखा होगा बोर्ड पे, क्या है इंटरमीडिएट? आर माइनस। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं आरडीएस, तो ये जितना स्टेबल होगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या लिखेंगे, जल्दी से नोट करें, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, rate of decarboxylation is directly proportional to stability of carb anion intermediate, stability of carb anion intermediate। जो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। इज इट ओके? ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो अब मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए, ये यहां पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, हमको इनको रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करना है। गिव देयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज द क्वेश्चन। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप सिंपल नंबर भी लिख देंगे या एबीसी भी लिख देंगे तो चल जाएगा बच्चों। एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप डिक्रीजिंग में लिखे जिसकी सबसे अच्छा है और जिसका सबसे कम है। गुड। मुझे मैक्सिमम लोगों से रिप्लाई चाहिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि जब यहां से हम CO2 निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3CH2 माइनस इंटरमीडिएट। यहां से जब हम CO2 निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और जब यहां से हम CO2 निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये आपके सामने मैंने 3 इंटरमीडिएट लिख दिए हैं, और मैंने आपको कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखना सिखाई थी। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हमने बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं बच्चों। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, तो आई थिंक कार्ब एनायन मोस्ट स्टेबल होगा, जिसमें कि एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दिस कार्बन इज हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर ये कार्बन एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का जो ऑर्डर होगा दैट इज 3, 2, 1। बोलिए, इज इट ओके? इस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंफर्टेबल? क्योंकि पहला अगर मान लो आपको समझ में आया तो दूसरे तीसरे में आप अपनी गलती इंप्रूव कर सकते हैं। यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री बनेगा। जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा तब बात कर रहा हूं, ये 2 डिग्री बनेगा, यहां पर 1 डिग्री बनेगा, यहां पर जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा इट विल बी 3 डिग्री, और यहां पर जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा अगेन इट विल बी 1 डिग्री। अब आपके पास में 2 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री में इसके पास जो R है उसके कार्बन कितने हैं, यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो ये R है 2 कार्बन, और इसमें यहां नेगेटिव आएगा तो इसके पास में जुड़े हुए हाइड्रोजन है। अरे बात समझ में? तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मोस्ट स्टेबल तो 4th वाला हुआ, तो 4, देन इसके बाद में 2, देन इसके बाद में 1, एंड देन इसके बाद में 3। तो योर आंसर शुड बी 4, 2, 1, 3।
बेटा विनाइल पे कैटायन अनस्टेबल होता है, एनायन तो स्टेबल होता है। अगर मैं यहीं पर कैटायन का ऑर्डर पूछता ना तो ये हाईली अनस्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है, लेकिन मैंने एनायन पूछा है, ये हाईली स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। तो यहां पर हम लोग मिलिन अल्फा कार्बन की बात काहे करेंगे बेटा? हम यहां पर हमें यहां पे सिर्फ ये देखना है कि कितने कार्बन का अल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है। यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो है नहीं जो उसको अप्लाई करेंगे। चलिए, अब सर मेरे को CO2 निकालना नहीं आ रहा, ये क्या बताया निकालना? ये निकालो या माइनस लगाओ, बता तो रहा हूं बोर्ड पे। अब आप ऐसा लिखते जाओगे बार बार कि सर मुझे CO2 कैसे निकालना आता नहीं है, तो बोर्ड पे क्या दिखा रहा हूं मैं? पूरा मैकेनिज्म दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। यहां से हमने CO2 को निकाल दी, यहां पर माइनस आएगा तो पहले हम उसका माइनस बना लेते हैं। हियर इज द नेगेटिव। यहां से हमने CO2 को निकाल दिया तो यहां पर हमारे पास में जो माइनस आएगा, यहां से CO2 को निकाला हमने तो यहां पर हमने जो माइनस आएगा। अब आप बताइए इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा है? कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? कार्बन आयन। आई थिंक फर्स्ट इज एरोमेटिक एंड द सेकेंड वन इज एंटी एरोमेटिक। तो आप जानते हैं कि अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 then 3 then 2। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर है। इज इट ओके? तो अपने को क्या करना है बच्चों? CO2 निकालना है, उस कार्बन पे माइनस लाना है, उस माइनस की स्टेबिलिटी देखना है। चलिए अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल पे थोड़ा सा देखिए। इसको आप रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में अरेंज करिए। गुड शशांक, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। और ये जो लॉजिक है मैं देख रहा हूं कि लोग मिस कर रहे हैं। यस, तो देख लिया मैंने कि आप लोगों ने अपने आंसर्स पेश करे हैं। सबसे पहले यहां पर आते हैं, इसमें हम लोग इसको निकालेंगे। अब मैं कम से कम 5वां एग्जाम्पल है जिसके अंदर बता रहा हूं कि CO2 कैसे निकालते हैं। एक ही चीज, सर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, विल नेवर हेल्प यू। मैं बता रहा हूं यहां पर कि कैसे निकालते हैं। इसको हटाएंगे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ये बना। यहां से CO2 को निकाला, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। यहां से CO2 को निकाला, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ। अब सबसे पहले हमको यह देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा बना, क्योंकि रेट की बात है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से मालूम पड़ेगा।
और आई थिंक आप सभी को यह पता होगा कि देयर इज ए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इन फर्स्ट एग्जांपल। यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। अगर आप अपने कार्बेनॉन की स्टेबिलिटी का पीडीएफ देखोगे, जो कि तुम लोगों ने शायद उस दिन के बाद में देखा ही नहीं होगा, कार्बेनॉन की स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमने इसका लिया है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से। ये डिस्कस हुआ था हमारा क्लास में। तो दिस कार्बेनायन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां पर लग रहा है माइनस आई, लेकिन ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अब क्योंकि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बीआर और सी में जब जाएंगे तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द साइज का डिफरेंस आने के कारण डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बीआर और सी में अच्छे से नहीं होता है। तो वी विल नॉट कंसीडर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इन दिस केस। तो यहां जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। और अगर ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड है तो रेट क्या हो जाएगा? रेट का ऑर्डर भी यही रहेगा, 1 2 3। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना। इज इट ओके? चलिए अब अगले वाले में आते हैं। अब अगले वाले में क्या होगा बच्चों? यहां पर एक अलग बात हो गई भैया। यहां जिस कार्बन पे माइनस आ रहा है, हैलोजन उस कार्बन पे नहीं है जुड़े हुए, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? तो दैट डिपेंड्स ऑन ओनली माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि CF3 का माइनस आई ज्यादा होता है। देन इसके बाद में ये, देन इसके बाद में ये, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो रेट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 वाले का, तो रेट विल बी 2 देन 1 देन 3। सेकंड एंड थर्ड में समझ नहीं आया? माइनस आई लगाना है, क्या समझ में नहीं आया? एफ का माइनस आई बीआर से ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइनस आई इट स्टेबलाइजेस। ओके, तो सेकंड और थर्ड में माइनस आई लगाएंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का एग्जांपल फर्स्ट वाला है, तो वहां पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लग गया, वो एक्सेप्शन है, बाकी तो नॉर्मल है। चलिए, तो बच्चों यहां तक आप कंफर्टेबल हैं? अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। मान लीजिए मेरे पास में कंपाउंड है और इसका मैंने डीकार्बोक्सिलेशन किया, तो इसके डीकार्बोक्सिलेशन पे मुझे ऐसा कंपाउंड मिला। नाउ रिएक्टेंट कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? रिएक्टेंट कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कार्बेनायन में जब अप्लाई करते हैं तो CCl में होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से मुझे। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन कैन गिव दिस? और आई कैन से आइसोमर्स। सभी पॉसिबिलिटी पे आपको बात करनी है, आइसोमर्स की बात करते हैं अपन। ऐसे कितने आइसोमर हैं जो ये प्रोडक्ट हमको देगा आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन? और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के केसेस नहीं ले रहा हूं मैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बना के देखिए। चलिए अब मैं आपको हिंट देता हूं, हालांकि आंसर देने वाले बच्चे बहुत कम हैं, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट यूजिंग पेन एंड पेपर। देखिए आपको स्टीरियो भी सोचने की आदत डालना है।
अब मैं आपको हिंट देता हूं, आपको स्टीरियो भी सोचना है। हर बार क्वेश्चन में आपसे कोई बोलेगा नहीं, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं, COH को हटा के मैं H लगा दूंगा, ये बन जाएगा क्या बच्चों? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको ठीक से देखो, वो COH ग्रुप हटा करके उसको H जोड़ देंगे, ये बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलिए एक हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये ले लेते हैं, COH को हटा करके H लगा देंगे, बनेगा नहीं बनेगा? COH को रिमूव करके वहां पर H जोड़ देंगे, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन में RCOH CO2 हटा करके H लगाना होता है। लेकिन अभी जो बोर्ड पे मैंने दोनों लिखे इनमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, इसके अंदर भी कोई कायरल एटम नहीं, इसके अंदर भी कोई कायरल एटम नहीं है। अब अगर मैं इस पे आता हूं, क्या इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और उसके साथ में ही यहां पर आप ध्यान दीजिए, यू आर हैविंग 2 कायरल एटम्स, और अगर 2 कायरल एटम है तो इसके साथ आपको मालूम होंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4, क्योंकि यहां पर n इक्वल टू 2 है, अनसिमेट्रिकल है, n इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। अगर मैं इसको यहां पे लगाता हूं, इससे भी ये स्ट्रक्चर मिलेगा, पर अगेन यहां पर 2 की पावर 2 दैट इज 4। और अगर मैं यहां लगाता हूं, अब यहां पर देखिए, इसमें स्टीरियो कायरल नहीं है, इसमें भी स्टीरियो नहीं है, कायरल नहीं है, इसमें कायरल है इसलिए 4 स्टीरियो, इसमें कायरल है इसलिए 4 स्टीरियो। इसको ध्यान से देखो तो जरा, इसके अंदर कायरल है या नहीं है? लास्ट वाले में, लास्ट वाले में कायरल है या नहीं है? कायरल तो नहीं है। स्टीरियो आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा? ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? भैया अगर मान लो रिंग पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ये। दिस इज द केस ऑफ GI। तो एक्सिस और एक ट्रांस, इसका मतलब यहां पर 2 केस संभव है। इज इट ओके? कितना आंसर आया? 12। तो इस प्रकार से हमको स्टीरियो भी देखना है। चलिए 1 मिनट के लिए एक और क्वेश्चन जल्दी से। अगर मान लीजिए मुझे आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मुझे ये ऑब्टेन करना है, कितने केसेस हो सकते हैं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत फास्ट हो जाएगा ये। आगे आंसर। चलिए इसमें आप देखेंगे तो आपको एन ब्यूटेन मिल रहा है, तो आपके पास 2 ही पोजीशन है जहां पे आप COH लगा सकते हैं, क्योंकि यहां लगाएं या यहां लगाएं एक ही बात है। और एक और पोजीशन कौन सी है? यहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहां और यहां पर एक ही बात है। अब ये कायरल है, तो कायरल है तो यहां पे D+L मतलब 2 लेना पड़ेगा, और ये तो एक ही आएगा। कितना हो गया इसका आंसर? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 3। इसका कितना निकाला अभी हमने? इट्स आंसर इज 12। ओके
तो आई थिंक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। 3 कार्बन की चेन से 4 वाला कैसे मिल जाएगा बेटा? लीनियर चेन 4 की है, ये ऑब्टेन करना है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 तरीके होते हैं, एक कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस और एक डीकार्बोक्सिलेशन, ये हमने देख लिया बच्चों। अब हम अगली क्लास में हाइड्रोजिनेशन पे बात करेंगे, ठीक है? तो अगला जो होगा हमारा वो हाइड्रोजिनेशन से अल्केन बनाना। ओके, नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम टेस्ट लेंगे और आपको टाइम पे आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस तक का आपका सिलेबस जो नेक्स्ट कमिंग टेस्ट है उसके लिए है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस तक का। ओके, चलिए अब मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं, फटाफट आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th। चलिए, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बाय।